Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. If you are a sociology learner and want to learn sociology, then now you have came at the right platform. I am a sociology educator, university gold medalist, and I will teach you sociology in a very easy and interesting way. So let's get started. अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, समाजशास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं समाजशास्त्र की ही टीचर हूँ, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैं आपको समाजशास्त्र बहुत आसानी से पढ़ना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक डेमोग्राफी एंड डेमोग्राफिक थ्योरीज। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके MPPSC के सिलेबस में भी है। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के यूनिट 9 को कवर करता है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में ये पे सेमेस्टर 2 में भी, जहाँ पे भी आप सोशल डेमोग्राफी पढ़ते हैं, उसमें ये इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। डेमोग्राफी को हिंदी में कहते हैं जनांकिकी और डेमोग्राफिक थ्योरीज यानी कि जनांकिकी सिद्धांत। जिस विज्ञान में हम मानव की जनसंख्या के आकार, संरचना तथा परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे ही जनांकिकी कहते हैं। द साइंस इन विच वी एनालाइज द साइज, स्ट्रक्चर एंड द चेंज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। यानी कि जो जनांकिकी उसको कहते हैं, डेमोग्राफी उसको कहते हैं जिसमें कि हम जो भी पॉपुलेशन है उसके साइज़ को, उसके स्ट्रक्चर को और उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में हम उस एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो वही होता है आपका डेमोग्राफी। नेक्स्ट है, जनांकिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? व्हाट इज स्टडीड अंडर डेमोग्राफी? डेमोग्राफी में हम यानी कि जनसंख्या के आकार, संरचना, इन सब की बात कर रहे हैं। तो हम बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है, माइग्रेशन है पॉपुलेशन का, एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डेमोग्राफी में स्टडी करते हैं। जनांकिकी जो होती है उसमें स्टडी करते हैं। सिंपल वर्ड में कहें तो साइंटिफिक आपकी स्टडी होती है डेमोग्राफी। पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी को ही डेमोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है, जनांकिकी वह विज्ञान है जो किसी समाज की जनसंख्या के आकार, घनत्व तथा इसकी वृद्धि और ह्रास में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। ऐसा किसने कहा है कि जनांकिकी वह विज्ञान है जो किसी समाज की जनसंख्या के आकार, घनत्व, उसकी वृद्धि और ह्रास में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को स्पष्ट करता है? ऐसा कहते हैं आपके सोरोकिन। बाय द डेमोग्राफिक फैक्टर इज मेंट द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द साइज एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो जो डेमोग्राफिक फैक्टर होता है, जो डेमोग्राफी होती है, वो एक साइंस है जिसमें कि हम जनसंख्या जो है उसके आकार की बात करते हैं, उसके घनत्व की भी बात करते हैं और उसमें जो भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, जैसे कि जनसंख्या बढ़ रही है तो इंक्रीज़ हो रहा है, घट रही है तो डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। ऐसा कहते हैं सोरोकिन। नेक्स्ट है, जनांकिकी उन तथ्यों का अध्ययन है जो मानव जनसंख्या के विभिन्न पक्षों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासीय विशेषता और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करता है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है आपकी ग्रेबनिक ने। डेमोग्राफी इज जनरली यूज्ड टू डिनोट द स्टडी ऑफ फिनोमेना connected with human population such as birth, death, migration and the factor which influence them। ऐसा कौन कहता है? ग्रेबनिक कहता है। आप जानते हैं कि जो ये डेफिनेशंस होती है, स्टेटमेंट होती है, वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, खास करके आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पे आपको सिलेबस तो दे दिया डेमोग्राफी या डेमोग्राफिक थ्योरीज, बट उसमें बहुत सारी जो भी उससे रिलेटेड आपको डेफिनेशंस दी गई हैं वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। कोई भी डेफिनेशन आ सकती है। नेक्स्ट है, किसी जनांकिकी संक्रमण के सिद्धांत का जनक कहा जाता है। हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो थ्योरी है वो किसने दी है? तो ये आपके नोटेस्टीन ने दी थी। नोटेस्टीन ने जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत दिया था।
जनसंख्या का कौन सा सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि जनसंख्या वृद्धि एक जैविकीय तथ्य नहीं बल्कि आवश्यक रूप से एक सामाजिक तथ्य है? यही कहता है आपका जननांकिकी संक्रमण का सिद्धांत। Which theory of population is based on the assumption that population growth is not a biological phenomena but essentially a social phenomena? ये है आपका theory of demographic transition। ये जो थ्योरी है इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो इसके अगर फादर की बात करते हैं तो नोटेस्टीन आ गए। नोटेस्टीन के अलावा इसके सपोर्टर में आपकी C.P. ब्लैकर और वॉरेन थॉमसन का भी नाम आता है। ये जो नोटेस्टीन ने अपनी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी दी थी, इसमें ये 3 से 4 स्टेजेस की बात करते हैं। ये कहते हैं कि एक होती है आपकी प्री ट्रांजिशनल स्टेज, यानी कि संक्रमण से पूर्व का चरण होता है। उसके बाद ट्रांजिशनल स्टेज होती है और उसके बाद पोस्ट ट्रांजिशनल स्टेज होती है। ये इन्होंने बताया है। एक ये कहते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक होती हैं, मतलब जन्म दर भी बहुत ज़्यादा है, मृत्यु दर भी बहुत कम है, वो है प्री ट्रांजिशनल स्टेज। और जो दूसरी स्टेज होती है ट्रांजिशनल, उसमें क्या होता है कि ट्रांजिशनल स्टेज यानी संक्रमण का जो चरण होता है उसमें सामाजिक आर्थिक विकास शुरू हो जाता है किसी भी समाज में। लोगों को बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार मिलने लगता है और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अच्छी हो जाती हैं। तो मृत्यु दर क्या होती है, कम होने लगती है। और मृत्यु दर जब कम होगी और जन्म दर अपनी तरह से बढ़ती चली जाती है तो जनसंख्या जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और इसी दशा को उन्होंने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बताया है, यानी कि जनसंख्या विस्फोट बताया है। नोटेस्टीन अपनी थ्योरी में बताते हैं। और थर्ड स्टेज वो ये कहते हैं पोस्ट ट्रांजिशनल स्टेज। पोस्ट ट्रांजिशनल स्टेज को वो बताते हैं कि किसी भी समाज में जब बहुत ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक विकास हो जाता है तो वहाँ पे लेट मैरिजेस होने लगती हैं और वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा स्मॉल फैमिली में बिलीव करने लगते हैं। जो विमेंस होती हैं वो भी अवेयर हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन नहीं होता, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, तो मृत्यु दर भी कम होगी और जन्म दर कम हो जाएगी। और उसी जो पोस्ट ट्रांजिशनल स्टेज है उसको उन्होंने पॉइंट ऑफ सैचुरेटी बताया है, यानी कि स्थिरता का बिंदु बताया है। नेक्स्ट है, जब किसी समाज में जनसंख्या अधिकतम उत्पादन और समुचित प्रति व्यक्ति आय के अनुरूप होती है तो इसे क्या कहते हैं? तो कोई भी समाज है उसमें जब जनसंख्या है वो उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय दोनों के अनुरूप होगी तो उसे हम आदर्श जनसंख्या कहेंगे। When the population in a country is in accordance with maximum production and appropriate per capita income, then it is called optimum population. The theory of optimum population was given by Edwin Cannon. आदर्श जनसंख्या सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? वो एडविन कैनन ने दिया है। इसको पहले प्रेजेंट किया था सिजविक ने, बाद में इसे बहुत ज़्यादा सिस्टमेटाइज एडविन कैनन ने किया है, तो इनका नाम आता है। और वो ये कहते हैं आदर्श जनसंख्या क्या है? आदर्श जनसंख्या वही है जो भी हमारा प्रोडक्शन है, यानी कि श्रम शक्ति उत्पादन के जो साधन है उसी के हिसाब से हमारी जनसंख्या हो। तो आदर्श जनसंख्या क्या है? जहाँ पे जब सिंपली इनका ये कहना था कि किसी देश में जनसंख्या ना तो बहुत अधिक हो ना बहुत कम हो, उतनी हो जितना उनके पास उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय के लिए उपयुक्त हो। तो इसी को ही आदर्श जनसंख्या सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट है, माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए कौन से प्रतिबंध बताए हैं? या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि किन 2 तरह के प्रतिबंधों से कम होती है? Which restrictions or checks have been given by Malthus in his population theory to control population growth? According to Malthus, which are the 2 checks that prevent growth of population? That are positive checks and preventive checks. हिंदी में कहते हैं नैसर्गिक प्रतिबंध और निरोधक प्रतिबंध। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि माल्थस की थ्योरी क्या है। तो माल्थस की जो थ्योरी है थॉमस रॉबर्ट माल्थस उसे देते हैं। उनका पूरा नाम था थॉमस रॉबर्ट माल्थस। इनकी बुक है बहुत इम्पॉर्टेंट, मैंने और एक लेक्चर लिया है डेमोग्राफी का,
उसमें भी मैंने इसको बताया है। ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन वो बुक लिखते हैं, जनसंख्या के सिद्धांत पर निबंध, जो कि 1798 में पब्लिश भी हुई थी और पब्लिश हुई थी इस बुक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है माल्थस आपके डेमोग्राफी में। इनकी थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनकी थ्योरी ये बात करती है, ये कहते हैं कि जब अगर जनसंख्या है उस पर कोई कंट्रोल ना किया जाए तो जनसंख्या वृद्धि की जो दर होती है, जनसंख्या बढ़ने की जो दर होती है, वो ये होती है कि ज्योमेट्रिकल रेशियो में बढ़ती है, यानी कि अनुपात जो होता है उसका ज्यामितीय होता है, जैसे कि 1:2:4:8। अब 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे बढ़ेगी। और ये कह रहे थे कि जो फूड प्रोडक्शन है, यानी कि जो हमारा खाद्य सामग्री है, जो हमारे खाद्य सामग्री का जो उत्पादन है, उसकी जो बढ़ने की दर है वो है गणितीय अनुपात में, यानी कि वो अरिथमेटिकल रेशियो में है। अरिथमेटिकल रेशियो होता है 1:2:3:4:5। तो इससे क्या होगा, जो जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और खाद्य पदार्थ आप देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने अपनी यही थ्योरी बताई है कि ऐसा आएगा एक समय, अगर जनसंख्या जो है उसको कंट्रोल ना किया जाए, उस पर कोई कंट्रोल ना लगाया जाए, तो क्या होगा, 25 वर्ष अगर हम देखें तो उसकी अवधि में वहाँ की जो जनसंख्या पहले से जस्ट डबल हो जाएगी, ऐसा कहना था उनका। फिर उन्होंने उसी में ही जनसंख्या में नियंत्रण के लिए 2 चीज़ें बताई। वो हमने ऑलरेडी देखा कि क्या बताया उन्होंने। एक बताया पॉजिटिव चेक और एक बताया प्रिवेंटिव चेक, नैसर्गिक प्रतिबंध और निरोधक प्रतिबंध। अब समझ लेते हैं कि नैसर्गिक प्रतिबंध और जो निरोधक प्रतिबंध होता है वो होता क्या है। तो नैसर्गिक प्रतिबंध होते हैं तो सिंपली पॉजिटिव चेक्स जो हैं, जो आप कह सकते हैं कि जितना भी आपका नेचुरल जो चीज़ें हैं, जैसे कि अकाल, महामारी, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, महामारी, भूखमरी और प्राकृतिक विपत्तियाँ, यानी कि प्रकृति इस तरीके की चीज़ें कर देती है तो वो पॉजिटिव चेक्स में आता है। कहीं पर सूखा पड़ गया या कहीं पे अकाल आ गया या कहीं पे फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, तो वहाँ पे अगर डेथ रेट जो है वो बढ़ेगा तो वो पॉपुलेशन पे कंट्रोल होगा, वो पॉजिटिव चेक्स में आएगा। प्रिवेंटिव चेक्स में जो ह्यूमंस हैं, जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी मेजर्स वो यूज़ कर रहे हैं, जो भी मेजर्स वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि लेट मैरिज हो गया आपका, विलम्ब विवाह, और भी जो वो गर्भ निरोधक उपाय यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे, तो वो सारे आपके प्रिवेंटिव चेक्स में आते हैं। तो ये था आपका नैसर्गिक और निरोधक प्रतिबंध। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। तो ये हमारा जो, जब हम डेमोग्राफी की बात करते हैं तो हमें बहुत सारा जो सेंसस का डेटा है, यानी कि जो जनगणना होती है, उसका डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं लास्ट सेंसस हमारी 2011 में हुई थी, उसके बाद ड्यू टू कोविड जो 2021 में सेंसस होनी थी वो नहीं हुई है। तो हमें अभी भी किसी एग्ज़ाम के लिए जो डेटा पढ़ना है वो 2011 वाली सेंसस का पढ़ना है। तो भारत में किस राज्य में साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है, तो बिहार। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लोवेस्ट लिटरेसी रेट। तो बिहार की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे लोवेस्ट है। अगर हम हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो उसमें आपका केरला वगैरह जो है, वहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। और इससे रिलेटेड हमने सेक्स रेशियो की भी बात करी थी, तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल इन विमेन करके एक लेक्चर आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको विमेंस जो सेक्स रेशियो वगैरह है, कहाँ का ज़्यादा है कहाँ का कम है, ये सारे उसमें क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो कितना था। तो 2011 की ही जो जनगणना है उसे ही रेफ़र कर रहा है। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, स्पेसिफाई किया गया है रूरल पॉपुलेशन। अगर अर्बन को कहेंगे तो अर्बन का परसेंटेज अलग होगा। रूरल पॉपुलेशन जो है उसका परसेंटेज कितना है, तो 68% से ज़्यादा है हमारी जो है, मतलब 68% से अधिक जो है वो रूरल पॉपुलेशन है, यानी कि मोर देन 68% जो है वो हमारी रूरल पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या जो है वो अधिकतम पाई जाती है।
इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ क्रिश्चियंस फाउंड। सबसे ज़्यादा अगर हम इंडिया, आप जानते हैं इंडिया हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करता है। यहाँ बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स हैं। यहाँ पे आपको हिंदुज़म मिलता है, मुस्लिम्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको क्रिश्चियंस मिलते हैं, सिखिज़म भी मिलेगा आपको, यहाँ पे सिख हैं, और अलग अलग बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सारे ही रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। तो आपसे ये पूछा है कि कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं उनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो जो आपका केरला है वहाँ पे क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन ज़्यादा है। और अगर रिलीजन के बेस पे पूछेगा तो मेजॉरिटी में या सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे हिंदुज़म की है। हिंदूज़ जो हैं उनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। माइनॉरिटी में आपका क्रिश्चियन है, मुस्लिम्स हैं और जैनिज़्म, बुद्धिज़्म वगैरह आते हैं। मेजॉरिटी में आपका हिंदुज़म आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्थस के अनुसार किस तरह के प्रतिबंध के अभाव में जनसंख्या की वृद्धि होती है। तो अकॉर्डिंग टू माल्थस, इन द एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ चेक्स द रेट ऑफ पॉपुलेशन इज। तो हमने अभी देखा था माल्थस की जब थ्योरी हमने थोड़ा डिस्कस की तो हमने देखा कि वो कह रहे थे कि अगर हम कोई कंट्रोल ना करें तो पॉपुलेशन जो है वो किस रेशियो में बढ़ती है, वो जियोमेट्रिकल रेशियो में बढ़ती है, 1:2:4:8। और अगर फूड प्रोडक्शन की बात करें तो वो कैसे बढ़ता है, वो बढ़ता है आपका अर्थमेटिकल रेशियो में। ये कई बार पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू माल्थस आपका जो फूड प्रोडक्शन है वो कौन से रेशियो में बढ़ता है और आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो किस रेशियो में बढ़ती है। तो एक आपका जियोमेट्रिकल है, वो है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ, और जो आपका फूड प्रोडक्शन है वो है अरिथमेटिकल, यानी कि 1:2:3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन 3 राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या है। तो अगर हम पूरी ऑल इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू 2011 वो 121 करोड़ थी, यानी कि 121 करोड़ प्लस थी। अभी वो 140 प्लस है। कोई, ये सिर्फ एक अनुमान है, अभी हमें अप्रॉक्स कह सकते हैं कि इतनी थी, लगभग ही कहा जाता है, एग्जैक्ट नहीं होता क्योंकि कई लोग आपके सेंसस डेटा में नहीं भी काउंट हो पाते। तो लगभग 121 करोड़ थी। अभी वो 20-30 करोड़ तो बढ़ गई होगी, 20 करोड़ तो मिनिमम बढ़ गई होगी, तो 140 करोड़ प्लस हम मान सकते हैं। लेकिन अगर हम कौन से स्टेट्स कहें जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन है, तो जो आपका यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे जो पूरा इंडिया है उसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और किसी भी टॉपिक पे आप लेक्चर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।